जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि कूलाम का सदिश नियम क्या होता है, अर्थात कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप और यह नियम किस नियम का पालन करता है और इस नियम के हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग क्या है। इन सभी प्रश्नों का जवाब आप सभी लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक अवश्य देखें। बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले इस नियम को समझने से पहले हमको इस नियम यह नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात किस नियम का पालन करता है, इसको समझना पड़ेगा। तो यह नियम जो होता है, कूलाम का सदिश स्वरूप जो होता है, वह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। न्यूटन का दोस्तों तृतीय नियम जो है वह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, और यह जो नियम है कूलाम का सदिश स्वरूप या न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। इसको समझना सबसे पहले जरूरी है। अगर मैं दैनिक जीवन में न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के बारे में दो तीन एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि हम रॉकेट जब कभी ऊपर जाता है तो रॉकेट क्या करता है, नीचे बल लगाता है जिसकी वजह से वह ऊपर जाता है। जो उसमें ईंधन भरा होता है, ईंधन जब जलता है तो उसके द्वारा निकलने वाला धुआं जो होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर इस पृथ्वी पर डालता है, इसकी वजह से वो ऊपर उठता है। जब कभी एक नाव में बैठा जो यात्री होता है, अर्थात उसमें बैठा जो व्यक्ति होता है, जब कभी वह नदी के किनारे मतलब उतरना चाहता है तो नाव पर अपना बल लगाता है, जिसकी वजह से वह जितना ज़्यादा नाव को पीछे पछेलता है वह उतना ही आगे जाके गिरता है। ये सारे एग्जाम्पल। दूसरी चीज़, हम लोग जब पृथ्वी पर चलते हैं तो पृथ्वी को पाँव से पीछे ढकेलने का प्रयास करते हैं, लेकिन पृथ्वी इतनी भारी होती है कि वह क्या करती है, हम लोगों को ही आगे धकेल देती है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं दोस्तों न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करते हैं। या फिर दोस्तों, अगर हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छा या बुरा सोच रहे होंगे तो वह व्यक्ति भी हमारे बारे में अच्छा या बुरा सोचेगा। इन सभी बातों का हम इस नियम के इस प्रूफ के द्वारा एक प्रमाण भी पाएंगे दोस्तों। तो हम सबसे पहले दोस्तों ये शुरू करते हैं कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या है। और आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो में हर एक टॉपिक बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज़ अच्छे से समझाई जाएगी, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा। कौन सी चीज़ क्या होती है, उसमें आने वाले हर एक शब्द के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू किया जाता है। सबसे पहले हम लिखते हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। सदिश स्वरूप। सदिश स्वरूप। इसका डायग्राम दोस्तों हम इधर बनाते हैं। ये बिंदु ए है, तो ये बिंदु बी है। इस बिंदु ए पर आवेश Q1 है, इस बिंदु ए बी पर आवेश जो है वो Q2 है। ठीक है। अब हम सबसे पहले पूछते हैं कि बिंदु ए की स्थिति अगर हमको पता करनी है और बिंदु बी की स्थिति को पता करना है, तो हमको अ, इस स्थिति को पाने के लिए किसी चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा। इसमें इस वाले लाइन को बोला जाता है एक्स अक्ष, इस वाले लाइन को वाई अक्ष, इस वाले लाइन को जेड अक्ष बोलते हैं। इन तीनों लाइनों को मिला करके इसे निर्देश तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र की दोस्तों परिभाषा की अगर बात की जाए तो वह तंत्र जिसमें एक्स वाई तथा जेड अक्ष एक दूसरे से मिलकर बनते हैं, उस तंत्र को निर्देश तंत्र कहा जाता है। इस निर्देश तंत्र में एक्स वाई जेड जो होते हैं, जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को ओरिजिन कहा जाता है, अर्थात मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु ओरिजिन ओरिजिन कहा जाता है, मतलब मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु की अगर परिभाषा की बात की जाए तो किसी वस्तु की स्थिति जिस बिंदु के सापेक्ष बताई जाती है, उस बिंदु को कहा जाता है ओरिजिन। जैसे हम बिंदु ए की स्थिति अगर ओ के सापेक्ष बताऊंगा तो बिंदु ए के लिए ये वाला बिंदु ओ ओरिजिन कहलाएगा, और बिंदु बी की अगर स्थिति को बताना है तो ओ के सापेक्ष बताएंगे, तो बी के लिए भी जो ओरिजिन है वह क्या है? ओ।
बिंदु बी के लिए भी ओरिजिन का काम कौन करेगा, ओ करेगा, अर्थात ओ जो है वह इस निर्देश तंत्र का क्या है, मूल बिंदु है। अगर हम ये कहें कि बिंदु ओ से अर्थात इस ओरिजिन से बिंदु ए की जो दूरी है, स्थिति है, वो बताओ एक वेक्टर सदिश, सदिश के फॉर्म में। ऐसे अगर स्थिति बतानी हो तो ऐसे जा सकते हो, यहाँ से यहाँ तक गए 3, फिर इसके बाद यहाँ से मान लो यहाँ से यहाँ तक गए 2, फिर यहाँ से यहाँ तक गए 4, तो इसके निर्देशांक लिखे जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक गए हो 2 और फिर यहाँ से यहाँ तक मान लो 4 गए हो, तो इसकी स्थिति अगर निर्देश निर्देश बिंदु में अर्थात कोऑर्डिनेशन में दी जाए तो 2,4 लिखोगे। मतलब यह बिंदु जो है एक्स अक्ष पर 2 जाओ और वाई अक्ष पर 4 जाओ तो मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि एक्स अक्ष पर अगर 2 जाओ और वाई अक्ष पर 4 जाओ तो बिंदु ए हमको मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर बिंदु बी की बात की जाए तो तुमको हमको यहाँ पे एक्स अक्ष पे 4 जाओ और वाई अक्ष पे कितना जाना है, 3 जाओ, तो तुमको क्या हो जाएगा, बिंदु बी मिल जाएगा। लेकिन हमको जानना क्या है कि बिंदु ए की स्थिति एक सदिश के द्वारा, सदिश का मतलब होता है वह राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, सदिश कहलाता है। भौतिक में बोला जाता है, भौतिक विज्ञान में सदिश का मतलब होता है ऐसी राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसमें सदिश, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, क्या कहलाता है, सदिश कहलाती है। दिशा और परिमाण दोनों हो तो वह राशि सदिश राशि कहलाती है। तो हमको बिंदु ए की जो स्थिति है वह सदिश के माध्यम से बतानी है। अगर बिंदु ए की स्थिति को देखा जाए तो यह बिंदु ए जो है, ऐसे इसको मिला दो और इस वाले को ऐसे मिला दो, ये आवेश Q1 है, यहाँ पे जो आवेश स्थित है वो Q1 है और यहाँ पे आवेश जो है वो Q2 है। तो बिंदु O से बिंदु A तक के जो दूरी है वो मान लो R1 है, बिंदु O से बिंदु B तक के जो दूरी है वो मान लो R2 है। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु B की जो स्थिति है, स्थित सदिश है वो R2 है और बिंदु A का जो स्थित सदिश है वो R1 है। बिंदु ए का जो स्थित सदिश है वो R1। फिर इसका जो है ये ऐसे इसको मिला दो, ये क्या है, दूरी है। अब स्थित सदिश देखिए, अब हम अगर ये कहें कि बिंदु आवेश Q1 का Q2, आवेश Q1 से Q2 की ओर स्थित सदिश लिखो, आवेश Q1 से Q2 की ओर स्थित सदिश, फिर इसी प्रकार आवेश Q2 से Q1 की ओर स्थित सदिश। तो आवेश Q1 से Q2 की ओर का जो स्थित सदिश है, Q1 से Q2 की ओर, तो इधर लिखा जाएगा R12, 1 से 2 की तरफ जा रहे हो तो ये स्थित सदिश आवेश Q1 का Q2 का कहलाएगा। अब अगर Q2 से Q1 की तरफ जाओ तो लिखा जाएगा स्थित सदिश R21, क्या लिखा जाएगा, R21। मतलब आवेश Q2 से Q1 की ओर स्थित सदिश बताना है तो R21 लिखोगे। आवेश Q1 से Q2 की ओर स्थित सदिश बताओगे तो R12 लिखोगे, क्या लिखोगे, R12। और इस पर एक वेक्टर लगा दो। वेक्टर ये प्रदर्शित करता है कि यह स्थित सदिश मतलब एक सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों है। परिमाण का मतलब सीधा होता है दोस्तों लंबाई, परिमाण का मतलब दोस्तों सीधा सीधा क्या होता है, लंबाई। जैसे कहा जाए इसकी इतनी लंबाई है तो ये इसका क्या कहलाएगा, परिमाण है, क्या कहलाएगा, परिमाण है। और एक चीज दोस्तों, हम अगर सदिश मान लो ये क्या है, आर एक सदिश है, आर एक वेक्टर सदिश है, वेक्टर है, ये एक सदिश है। तो अगर इस आर का हमको एकांक सदिश लिखना है, क्या लिखना है, इस आर का अगर एकांक सदिश लिखना है तो सीधे इस वाले आर के ऊपर कैप लगा दो, कैप, इस आर के ऊपर इस टाइप का चिन्ह अर्थात आर कैप लगा दो और फिर इस आर का सदिश और फिर इसका परिमाण लिख दो, तो ये हो जाता है एकांक सदिश। एकांक सदिश की परिभाषा होती है वह सदिश जिसका परिमाण एक हो, एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश केवल और केवल दिशा बताता है, क्या बताता है, एकांक सदिश केवल और केवल दिशा को बताता है। अगर हमको किसी भी चीज़ का सदिश लिखना, एकांक सदिश लिखना हो, जैसे हम कहें कि आर जो है, कैपिटल आर हो गया, जैसे ये है वेक्टर एफ, वेक्टर एफ क्या है, एक सदिश राशि है, इसका तुमको क्या लिखना है, एकांक सदिश लिखना है तो इसके ऊपर कैप लगा दो और फिर इसका सदिश और फिर सदिश का परिमाण, ये हो गया इसका एकांक सदिश।
तो किसी भी भौतिक राशि का अगर एकांक सदिश लिखना है तो उस सदिश के ऊपर कैप लगा दो, फिर सदिश बटे सदिश के परिमाण से भाग कर दो, तो क्या मिल जाएगा हमको? एकांक सदिश। एकांक सदिश का काम होता है केवल दिशा बताना। वह सदिश जिसमें परिमाण एक होता है एकांक सदिश कहलाता है। तो अब दोस्तों हम लिखते हैं कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 जिनके स्थित सदिश क्रमशः R1 वेक्टर R1 व वेक्टर R2 हैं। ठीक है, वेक्टर R1 व वेक्टर R2 हैं। बिंदु स्थिर बिंदु आवेश उन दो आवेशों को कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों मैंने तुम लोगों को स्थिर बिंदु आवेश के बारे में समझा रखा है। जिस बच्चे को स्थिर बिंदु आवेश के बारे में नहीं पता है वो हमारे पहले वाले वीडियो को जाके देखे, तो उसको स्थिर बिंदु आवेश के बारे में जान जाएंगे। स्थिर बिंदु आवेश के बारे में पता होने के बाद ये वीडियो देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों स्थिर बिंदु आवेश मतलब ऐसे दो आवेश Q1 व Q2 लो जिनके स्थित सदिश क्रमशः R1 व R2 हैं। अब हम सबसे पहले दोस्तों ए से बी की ओर स्थित सदिश को लिखेंगे। ए से बी की ओर अगर स्थित सदिश लिखना है तो वो ऐसे लिखा जाएगा। आवेश आवेश Q1 से Q2 की ओर स्थित सदिश लिखना है। आवेश Q1 से Q2 की ओर स्थित सदिश मतलब ए से बी की ओर अगर स्थित सदिश लिखना है तो ए बी बराबर वेक्टर ए बी बराबर हो जाएगा ओ बी। ये हम किसके सापेक्ष लिख रहे हैं? ए से बी की ओर जो स्थित सदिश लिख रहे हैं वो ओ के सापेक्ष लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। अब वेक्टर ओ बी का दोस्तों हमें मान दिया है, परिमाण जो है वो दे रखा है, वो है आर वेक्टर आर। क्या है? वेक्टर आर। और इसका नाम है आवेश Q1 से Q2 की ओर गए हैं वो Q1 और Q2 है। OB लिखना है तो पहले तुमको R2 वाला लिखना है। AB का अगर स्थित सदिश लिखना है तो जो लास्ट में होता है AB का स्थित सदिश लिखना है B, लास्ट में कौन है? B। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे OB फिर माइनस OA। तो हम इस प्रकार से अगर किसी भी चीज़ का जैसे AB है यहाँ पे तो लिखोगे OB माइनस OA। यहाँ पे AC होता तो यहाँ पे लिखते OC माइनस OA। AD होता तो OD माइनस OA लिखते हैं। ठीक है, जो लास्ट में होता है वो चीज़ लिखी जाती है। तो यहाँ पे वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये क्या हो जाएगा? आवेश Q1 से Q2 की ओर स्थित सदिश। अब इस सदिश का अगर एकांक सदिश लिखना है, इस सदिश का एकांक सदिश, तो इस भाई साहब का अगर एकांक सदिश लिखना है तो हमने तुमको बताया था, इसके ऊपर केवल टोपी लगा दो ऐसे बस, एकांक सदिश ए बी। और इसी को अगर हम वेक्टर मतलब आर के फॉर्म में लिखें ए बी का स्थिर सदिश तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी का ऊपर कैप लगा सकते हो या फिर आर। आर क्या है? इसके बीच की दूरी है। ए से बी की तरफ गए हो मतलब R12। क्या है? R12। इसके ऊपर कैप लगा दो। इसका एकांक सदिश कैसे लिखा जाएगा? सदिश बटे सदिश का परिमाण। इसका सदिश क्या है? ये R12 वेक्टर R12 बटे वेक्टर R12 बटे सदिश का परिमाण। सदिश का परिमाण मतलब उसके ऊपर एरो ना लगाओ, परिमाण का मतलब है उसके ऊपर एरो नहीं लगेगा। तो ये ऐसे लिख देना है R12। ये क्या है? इस सदिश का एकांक सदिश हो गया। इसको समीकरण हम क्या लिख लेंगे? इसको समीकरण 1 लिखेंगे। तो दोस्तों हम इस वाले को सबसे पहले समीकरण 1 मानते हैं क्योंकि इसकी भी जरूरत आगे पड़ेगी। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2। इसी प्रकार दोस्तों हम इस वाले को लिखेंगे आवेश Q2 से Q1 की ओर स्थित सदिश, या बोल सकते हैं आवेश Q2 से Q1 की ओर स्थित सदिश, या फिर B से A की ओर स्थित सदिश।
तो यहाँ लिखते हैं इसी प्रकार आवेश Q2 से Q1 की ओर Q2 से Q1 की ओर स्थित सदिश, इसको नोटेशन में हम लिख सकते हैं बी ए, वेक्टर बी ए को और क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी ए को हम लिख सकते हैं R21 क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि हम बी से ए की ओर अर्थात आवेश Q2 से Q1 की ओर अर्थात 2 से 1 की तरफ स्थित सदिश लिख रहे हैं। तो 2 से 1 की तरफ स्थित सदिश अर्थात बी से 1 की तरफ स्थित सदिश लिख रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो चीज लास्ट में होती है उसको पहले लिखा जाता है। यहाँ पे ए है तो इसको लिखोगे ओ ए माइनस ओ बी, के ऊपर वेक्टर लगा दो। ओ ए का वेक्टर मतलब ओ से ए तक के दूरी क्या है, R12 कैप माइनस ओ से बी तक के दूरी R21। इस प्रकार से दोस्तों हम क्या पा गए, R21 आवेश Q2 से Q1 की ओर स्थित सदिश, इसको समीकरण मानेंगे 3। ये समीकरण हमारा 3 है। तो दोस्तों सबसे पहले इतना स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद इसको मिटाने के बाद आगे बताते हैं। इस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों आप सभी स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब इसके आगे देखो यहाँ से इसके बाद क्या लिखना है। दोस्तों हम थोड़ा फ्रेम चेक कर लेते हैं, फ्रेम में कोई गड़बड़ी आ गई। दोस्तों फ्रेम फ्रेम सब अच्छा है, आप लोग आगे देखिए, फ्रेम सब सही चल रहा है। तो हमको केवल केवल समीकरणों की जरूरत है, समीकरण लिखी रहने दीजिए, बाकी सब हम मिटा देते हैं। इसके आगे हम बताते हैं क्या होगा। अब दोस्तों इसके आगे देखो, यहाँ पर इस सदिश का भी हमको एकांक सदिश लिखना है। लिखोगे इसके आगे इस सदिश का एकांक सदिश, एकांक सदिश, इस सदिश का एकांक सदिश, इस सदिश का भी एकांक सदिश जो है, इसके ऊपर कैप लगा दो, सीधे टोपी लगाओ, काम हो जाएगा। ठीक है, R21 का हमको क्या निकालना है, एकांक सदिश। एकांक सदिश का मतलब होता है सदिश बटे परिमाण, सदिश क्या है, R21, वेक्टर R21 बटे R21। ठीक है, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 4, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब हमको दोस्तों लिखना क्या है, वो देखो, समीकरण 1 को इस साइड में दोस्तों हम लिख देते हैं। समीकरण जो 1 थी वो क्या थी, ए बी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं R12 बराबर आया था R21 माइनस R1, इसकी भी जरूरत पड़ेगी इसलिए उधर लिख दिया है। अब इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद दोस्तों को बस इतना करना है। यहाँ पे अब बल देखते हैं, आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर बल लगाया जाएगा और Q2 के द्वारा Q1 पर एक बल लगेगा, जिसे स्थिर वैद्युत बल अथवा कूलाम बल कहते हैं। कूलाम बल क्या होता है, दो आवेशों के बीच कार्य करता है, या तो आकर्षण बल कार्य करेगा या फिर प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आवेश Q1 के द्वारा जब Q2 पे बल लगाया जाएगा, मान लो ये बल ये है, बल F, किसके द्वारा किस पर लगाया जा रहा है, आवेश Q1 के द्वारा लगाया जा रहा है और लगाया Q2 पर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले जिस पर बल लगता है उसको पहले लिखा जाएगा और जिसके द्वारा लगाया जाएगा उसको बाद में। यहाँ पर ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं, जिसके द्वारा बल लगाया जाएगा उसको बाद में लिखना है और जिस पर लगेगा उसको पहले। तो आवेश Q2 पर बल लग रहा है, Q1 के द्वारा लग रहा है, इसलिए लिखा जाएगा F21 मतलब आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल F21। इसके ऊपर क्या है, अब इसकी दिशा की अगर बात की जाए, बल एक सदिश राशि होती है तो इसकी एक दिशा भी होगी। इसकी दिशा जो है, आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगाई जा रही है, तो जो दिशा होती है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। जब कूलाम बल हम पढ़ा रहे थे तो उस वीडियो में मैंने बताया था
कि जो कूलाम बल की दिशा होती है वह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, अर्थात इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल जो होगा उसकी दिशा उसके अनुदिश जस्ट ऐसे होगी, मतलब ए से बी की ओर होगी। क्या होगी? ए से बी की ओर। अब ये भाई साहब भी इस वाले पे बल लगाएंगे, ये भाई साहब तो इस पे बल लगाए हैं, ये वाले भाई साहब जब इस पे बल लगाए तो इतना लगा, और इसकी दिशा भी उसी की तरफ, मतलब ए से बी की ओर है। अब ये वाले भाई साहब जब इस पर बल लगाएंगे तो उसकी बल का परिमाण और बल की दिशा जो है लिखना है, वो कैसे लिखोगे वो देखो। आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर बल लगेगा, और लगेगा कैसे? ये Q2 के द्वारा, इनके द्वारा इन पर लगाया जा रहा है, इनके द्वारा बल इस पर जब लगाया जाएगा, मतलब आवेश Q2 के द्वारा लग रहा है, Q1 पर लग रहा है, दो वाले भाई साहब 1 पे लगा रहे हैं, तो 1 पे लग रहा है तो उसको पहला लिखो, और जिसके द्वारा लगाया जाए उसको बाद में लिखो। ठीक है, जिस पर लग रहा है उनको पहले लिखो, और जिनके द्वारा लगाया जा रहा है उनको बाद में। तो ये हो गया बल को लिखने का तरीका। F12 इसके ऊपर वेक्टर लगा दो, क्योंकि ये क्या है? एक सदिश राशि होती है। अब इसकी दिशा जो होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इससे पहले वाले वीडियो में खूब अच्छे से समझाया है। जिस बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो कि इस बल की दिशा किधर होती है, तो वो इससे पिछले वाले वीडियो को देखे, वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों हमने ये चीज़ लिख ली। अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, सबसे पहले आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल। आवेश Q1 के द्वारा आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल। अब आवेश है, कूलाम भाई साहब ने नियम किस पे दिया था? दो स्थिर बिंदु आवेशों पर। तो यहाँ पे आवेश ही है, Q1 और Q2 क्या है? अपने आप में दो आवेश हैं, तो यहाँ पे कौन सा बल लगेगा? स्थिर वैद्युत बल अर्थात कूलाम बल लगेगा, जो इससे पहले वाले वीडियो में एक फार्मूला निकल के आया था कि आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर जो बल लग रहा है उस बल का नाम क्या है दोस्तों? आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाले बल का नाम F21 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? F21। क्या लिखेंगे दोस्तों? F21। और बल का फार्मूला आया क्या? आया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 क्या थे? जिन दो आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बल अर्थात आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, वो यहाँ पर आवेश दिए जाते हैं। Q1 और Q2 हो गया। इनके बीच की दूरी क्या होता है? इनके बीच की दूरी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इन दोनों के आवेशों के बीच की दूरी क्या है? R12। यही वाली क्यों ली जा रही है? क्योंकि आवेश सबसे पहले क्या लिखा गया है? सबसे पहले लिखे हैं आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल। तो Q1 के द्वारा Q2 पर लग रहा है, इसलिए इधर से इधर बल लग रहा है, तो इसका स्थिर सदिश कौन सा है? R12। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे R12 का होल ऑफ स्क्वायर। क्या लिखेंगे? R12 का होल ऑफ स्क्वायर। दूसरी चीज, सदिश। बल एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है दोस्तों? बल एक सदिश राशि है, इसलिए इसका परिमाण और दिशा दोनों होगा। क्या होगा? इसका परिमाण और दिशा दोनों होगा। इसलिए सबसे पहले हम इसकी दिशा को जानते हैं। ये जा किधर रहा? क्या है? ये जा किधर रहा? तो देखते हैं। ए से बी की ओर बल लग रहा है, ए से बी की ओर बल लग रहा है, तो दोनों आवेशों को मिलाओगे तो बल की दिशा क्या लिखोगे? ए से बी की ओर। यहाँ पे दिशा क्या हो जाएगी? ए से बी की ओर, बी की ओर। इस वाले बल की जो दिशा है वो ए से बी की ओर है। ए से बी की ओर। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R12 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू ए से बी की ओर। मतलब ए से बी की ओर मतलब वेक्टर R12 के अगर एकांक सदिश की बात की जाए, एकांक सदिश क्या बताता है?
इस वाले सदिश की दिशा को बताएगा। एकांक सदिश क्या बताएगा? इस वाले सदिश की दिशा, अर्थात वेक्टर r12 की जो दिशा है उसको हम लिख सकते हैं r12 का कैप। r12 का कैप ही बता रहा है कि ए से बी की ओर लगने वाले बल की दिशा। अब इसका एक मान आया था समीकरण 4, क्या आया था? 1 नहीं 2 आया था, समीकरण जो 2 था, समीकरण 2 से यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में जो दोस्तों आया था वो ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू, समीकरण 2 में लिखा था अगर R12 का कैप लिखना है तो वहाँ पे सदिश बटे सदिश का परिमाण लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे में R12। यहाँ पे देखो R12 की पावर 2 है, यहाँ पे R12 की पावर 1 है। गुणे में अगर कोई चीज़ लिखी होती है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे कि R12 की पावर 2 और R12 की पावर 1 है, दोनों किस में लिखे हैं? गुणे में। ये भी गुणे में, ये भी गुणे में, दोनों का आधार सेम है इसलिए घातें दोनों जुड़ जाएंगी। ठीक है, दोनों सेम वर्ग के हैं, दोनों सेम कास्ट के हैं, गुणा हो रही है, घातें जुड़ जाएंगी। तो 1 + 2 मिलके कितना हो जाएगा? सीधे लिखते हैं, इतना सब जानते हो, तो छोटे बच्चे हो नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 Q1 Q2 बटे 1 R12 का क्यूब। और इस वाले को क्या लिखेंगे? इसको मिटा देते हैं, पहले इसको हटाओ, ये बर्बाद करो, इसको यहाँ से, इसका कोई काम नहीं है, इसको यहाँ से। अब यहाँ पे R12 वेक्टर आ गया। इस R12 का जो मान है समीकरण कहाँ से रखते हैं? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो आई थी ये रही, R12 बराबर था R2, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको समीकरण क्या मान लो, कितनी समीकरण बना दिए थे? 3, ये चौथी समीकरण है, ये चौथी समीकरण है। इतना पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम बताते हैं। तो दोस्तों आप सब स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मैं इसको मिटाता हूँ, इसके आगे हम समझाते हैं फिर। इसके आगे दोस्तों जिस प्रकार से हम यहाँ पे आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर बल, लगने वाला बल लिखे हैं, अब हम लिखेंगे यहाँ पे जहाँ 1 है वहाँ पे हमको 2 कर देना है और जहाँ पे 2 है वहाँ पे हमको 1 करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, ऐसे चेंज करना है, आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल। अब Q2 के द्वारा Q1 पर जो लग रहा है बल, उसका नाम क्या है? इनके द्वारा इन पर लगाया गया जो बल है उसका नाम है F12। आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, अर्थात ये भाई साहब इस पर जब बल लगा रहे हैं उस बल का नाम है F12। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा F12, क्या लिखना पड़ेगा? F12। इसी में चेंज कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, F12। अब एक चीज़ देखो, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। इस आवेश से इसको मिला रहे हो, जब इस आवेश को इससे मिलाओगे तो इसके बीच की दूरी आएगी ये, इसके सदिश क्या होगा? ये R21। तो यहाँ पे दोस्तों तुमको लिखना है R21, कितना लिखना है? R21 का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा R21, R21, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? R21 का कैप, R21 का कैप। अब समीकरण से यहाँ पे समीकरण 2 रखे थे, वहां पे समीकरण आया होगा, समीकरण हम्म, हम्म, ये समीकरण आया था 4, तो ये समीकरण फिर बनेगा 5, क्योंकि 4 समीकरण पहले ही बन चुका था। तो ये वाला दोस्तों समीकरण 5 रख लो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 4 यहाँ पे बन चुका था, समीकरण 5 यहाँ पे रख लो। इस वाले समीकरण से अब यहाँ पे लिख दो समीकरण 4 से, क्या लिखोगे? समीकरण 4 से, समीकरण 4 से जब R21 का कैप, R21 का कैप का मान रखना है,
R21 कैप बराबर होता है वेक्टर R21 बटे मॉड R21। तो यहाँ पे बस चेंज कर दो, 2 को उधर 1 को इधर कर दो, इसका ट्रांसफर इधर इधर कर दो, रिप्लेस R21, ठीक है। R21 ये दोनों मिलकर के कितने हो गए, गुणे में घाते हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे सीधे कितना हो जाएगा R21 का क्यूब। अब यहाँ पे जब वेक्टर R21 को रखोगे तो समीकरण 3 से देखो, अब यहाँ पे जहाँ 1 लिखा था यहाँ पे लिखना है 3, समीकरण 3 दोस्तों ये रही, R21 का मान होता है वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो यहाँ पे लिख देंगे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ये हो गया। पहले समीकरण 5 बनी थी, ये समीकरण कितनी हो जाएंगी 6, समीकरण 6, ये समीकरण 6 हो गई। अब इस चीज का भी आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे से समझाते हैं। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, समीकरण 6 और समीकरण 5 की कंपैरिजन करते हैं। अब इसका भी कोई काम नहीं, इसको भी हम मिटा देते हैं इस तरफ भी, और फिर समझाते हैं इसमें क्या मतलब है, क्या निकल के आता है, ये नियम जो होता है किस नियम का पालन करता है। तो दोस्तों समीकरण जो 5 निकल के आई है वो आई थी, पहले वाली आई थी F12, वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे Q1 Q2 Q1 Q2 बटे में आया था R12 का क्यूब, R12 नहीं R21 का क्यूब होगा, R21 का क्यूब। और यहाँ पे आया होगा, एक मिनट यहाँ बना लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पे आवेश Q1 था, ये आवेश Q2 था। Q1 के द्वारा Q2 पर जब था तो स्थिर सदिश R12 था, और इसके द्वारा इस पर था तो यहाँ पे R21 था, कितना था R21। तो यहाँ पे जो बल है वो बल के यहाँ पे देखो नाम, ऐसे इसको पढ़ा जाता है, आवेश Q1 पर लगने वाला बल Q2 के द्वारा, Q1 पर बल लग रहा है, Q2 के द्वारा लिखा जा रहा है, Q1 पर लगने वाला आवेश Q2 द्वारा Q1 पर, आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर से इधर जा रहे हो इसलिए ये वाला स्थिर सदिश यहाँ पे लिया जाएगा। तो यहाँ पे इसके जब परिमाण को लिखोगे R21 को, तो हो जाएगा दोस्तों R21, R21 मतलब B से A लिखोगे, क्या लिखोगे B से A की ओर, तो OA पहले आएगा और OB बाद में आएगा। OA की जगह पे R1 लिखोगे और इसकी जगह पे R2 लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा वो R21 को लिखने के लिए इसको इधर कर दो बस, R1 माइनस R2, वेक्टर R1 माइनस R2, सब उल्टा हो जाता है। जब यहाँ 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 का क्यूब आएगा, और यहाँ पे 2 1 है तो इधर हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है। ये आई थी समीकरण 5, और समीकरण 6 आई थी क्या, ये समीकरण 5 है। समीकरण 6 आई थी F21, F21 बराबर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे में R। अब यहाँ पे देखो 2 1 है, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 का क्यूब इंटू, यहाँ पे 1 2 को लिखना है R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R2 R1, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये हो जाएगा। अब इस चीज में देखो समीकरण 5 और समीकरण 6, ये समीकरण 5 है, समीकरण 6। समीकरण 5 में देखो वेक्टर F12 का मतलब है आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R21 का क्यूब। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है R1 माइनस R2,
यहाँ पे क्या लिखा है R2 माइनस R1। अगर हम किसी भी प्रकार से R2 को पहले लिख लें और R1 को बाद में, मतलब इसको माइनस कर दें इसको प्लस, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। जो चीज़ इसका है वही चीज़ इसका हो जाएगा। देखिए कैसे। तो हम क्या करते हैं, आप समीकरण 5 में देखो, समीकरण 5 से हम देखते हैं वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बटे R21 का क्यूब। यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, वो माइनस हम यहाँ लिख लेते हैं। ये वाला माइनस हम इसमें से कॉमन लेंगे। जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो जिसके आगे माइनस लगा हुआ है वो प्लस में हो जाएगा, और जहाँ नहीं लगा है वो माइनस में हो जाएगा। इसके आगे माइनस लगा है तो ये किस में हो गया, प्लस में। इसके आगे नहीं लगा है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, माइनस कॉमन लेने का मतलब है जब इसमें से हम माइनस बाहर निकालेंगे तो इसके आगे माइनस लगा है तो ये प्लस में हो जाएगा, और इसके आगे माइनस नहीं लगा है तो ये माइनस में हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो क्या करो, माइनस से गुणा करो और माइनस से भाग। ठीक है, माइनस से अंदर गुणा कर दो और माइनस से भाग कर दो, भाग वाला यहाँ आ जाएगा। अंदर जो माइनस से गुणा करोगे तो ये प्लस माइनस की गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा, और इस वाले माइनस की इस वाले माइनस से गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा समीकरण बन जाएगा, और इसको समीकरण क्या रख दो, समीकरण 7। अब हम देखते हैं समीकरण 7 और समीकरण 6 को। समीकरण 7 में समीकरण 7 में 6 का मान रखने पर, 6 का मान रखने पर, समीकरण 7 में 6 का मान रखने पर, समीकरण 7 ये बनी हुई है। वेक्टर F12 बराबर आया था माइनस, और 1/4 पाई। अब एक चीज देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में समीकरण 6 है। अर्थात समीकरण 7 में जब समीकरण 6 का मान रखोगे तो क्या लिख सकते हो, इस पूरे की जगह पे, इस पूरे की जगह पे लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 का क्यूब, R12 का क्यूब। हम्म, अब एक चीज देखते हैं, I12 इसमें जब कॉमन लिया गया तो R21 हो गया, और यहाँ पे R12 हो गया। हम्म, F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1 पर आरोपित और 2 पर लगने वाला बल। 1 पर आरोपित और 2 पर लगने वाला बल, मतलब और इस Q1 के द्वारा Q2 पर बल लग रहा है। जी, अब दोस्तों हम आगे समझते हैं। समीकरण 7 में समीकरण 6 का मान रखते हैं। अब एक चीज यहाँ पे है, ये जो R21 है और R12 है, परिमाण में क्या होते हैं, बराबर, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, परिमाण है वो बराबर है। R12 बराबर होता है R21 के। तो इसकी जगह पे हम दोस्तों लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, R12 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण समीकरण 7 में समीकरण 6 का जब मान रखोगे, क्योंकि ये चीज़ आपस में क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है, इसलिए जब इसमें इसका मान रखोगे तो हो जाएगा F21, वेक्टर F21। अब एक चीज़ इससे साबित हुई, देखो
दोनों बल जो है वो परिमाण में बराबर हैं, बस दिशा में क्या है, विपरीत हैं। तो इस समीकरण से मतलब आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर जो बल लगाया जा रहा था वो परिमाण में बराबर है। जितना इसका मान है, वैल्यू मान जितना इसका मान है, मतलब आंकिक मान इस वाले आवेश के द्वारा इस पर जितना लगाया जा रहा है वो, और इस वाले आवेश के द्वारा इस पर जो लगाया जा रहा है वो, दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। परंतु इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल जो है उसकी दिशा, और इस पर लगाया गया इस पर, इसके द्वारा इस पर लगाया गया जो बल है उसकी दिशा एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है, विपरीत है। अर्थात यदि हम, जो हमने सबसे पहले बोला था, अगर हम किसी के बारे में जो सामने वाला व्यक्ति है उसके बारे में अगर अच्छा सोचेंगे तो वो हमारे बारे में अच्छा सोचेगा, और अगर हम किसी के बारे में, उसके बारे में गलत सोचेंगे तो वो भी हमारे बारे में गलत ही सोचेगा। अर्थात प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया अवश्य होती है। तो इस समीकरण से ये सिद्ध होता है कि कूलाम का नियम का, जो कूलाम का सदिश नियम है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है, वह जो है न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। न्यूटन का तृतीय नियम मतलब क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। तो इस प्रकार से कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का हम क्या करते हैं, निरूपण करते हैं, इसको स्वरूप प्रदर्शित कर दिया जाता है। इस प्रकार से इसको हल किया जाता है।